मेरी शादी होने से पहले मेरी सास मुझे अपने साथ मेरी शादी का जोड़ा दिलाने बाजार लेकर गई। बाजार में अचानक मेरी सास की तबीयत खराब हो गई और वो वहीं पर बेहोश हो गई। वहां कुछ लोगों की मदद लेकर सास को अपने घर ले आई और डॉक्टर को फोन कर दिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर घर आ गया और मेरी सास को दवाई वगैरह दे दी, लेकिन मेरी सास को अभी भी बेहोश देखकर डॉक्टर ने मुझे हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मेरा नाम रितु है। मेरे पिताजी हवाई अड्डे पर नौकरी करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आ सकती। मेरे पिताजी सब संभाल लेंगे। जो लोग अच्छे पालन पोषण में पलते हैं, जीवन उनका इम्तिहान लेता है। मेरी माँ पिताजी से कहती थी कि लड़कियों को ज्यादा छूट ना दिया करो। अपनी लड़कियों से ज्यादा लाड प्यार करते हो या अपनी ससुराल में कठिनाइयों का सामना कैसे करेंगी। लड़कियां ससुराल में जाकर अपना आत्मविश्वास खो देती हैं। जब तक मेरी बेटियां अपने बाप के घर में हैं, तब तक इनको डांट भी नहीं सकता कोई, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटियों का नसीब बहुत अच्छा होगा। उस वक्त मैं 12वीं कक्षा में थी। भैया की शादी हो गई थी और भाभी के आने से घर में बहुत रौनक थी। उन्हीं दिनों हमारे मोहल्ले में एक लड़का आया था, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। सुना था कि वो अपनी बहन की तलाश में आया है। उसने कपड़े बेचने की दुकान खोली थी। जब मैं स्कूल जाती तो वो मुझे देखता और मुस्कुराता। मुझे बहुत गुस्सा आता। कई बार मैंने सोचा कि मैं इसकी शिकायत अपने पिताजी से करूंगी। फिर मैंने सोचा कि गरीब लड़का है, कौन सा मुझसे कुछ कहता है। वक्त यूं ही बीत गया। लड़के को आए हुए 3 साल हो गए। मैं पढ़ाई में व्यस्त रहती। कुछ लोग उसको बहुत बुरा भला कहते और कुछ मोहल्ले वाले उसे निकालने को कह रहे हैं। इसी वजह से उसने अपनी दुकान नहीं खोली। मेरी बड़ी बहन शालू किसी लड़के को पसंद करती थी। मेरे पिताजी नहीं मान रहे थे, क्योंकि वो लड़का अच्छा नहीं था, लेकिन मेरी दीदी अपनी जिद पर थी। मेरे पिताजी नहीं मान रहे थे। जब मेरी दीदी ने आत्महत्या करने की कोशिश की तो मेरे पिताजी मान गए। तभी मेरी माँ ने पिताजी से कहा कि मैं आपसे इसीलिए कहती थी कि आप अपनी बेटियों को ज्यादा सर पर न चढ़ाओ। अगर आपका थोड़ा सा भी डर होता तो शालू ऐसा कभी नहीं करती। पिताजी बोले, मैं सब इसके भले के लिए ही कर रहा हूँ। कल को वो लड़का इसको क्या खिलाएगा और क्या पिलाएगा। उसके तो घर वाले उसे रखना भी नहीं चाहते। कल को लड़के ने हमारी बेटी को छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे। इसीलिए मैंने अब ये सोच लिया है कि अब मैं बड़े भाई साहब से बात करता हूँ। अब हम कब तक इंतजार करेंगे। बचपन से ही बच्चों के रिश्ते तय हैं। इस मुश्किल समय में अपने काम आते हैं। पिताजी भूल गए थे कि अब वो वक्त नहीं है जो मुश्किल वक्त में अपने काम आए, और ऐसा ही हुआ। ताऊजी ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि वो ऐसी जगह अपने बेटे का रिश्ता नहीं करना चाहते और रिश्ते वाली बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है। पिताजी का मान टूट चुका था। अब वो चुपचाप रहने लगे थे। दीदी ने घर से भागने की धमकी दी तो पिताजी ने दीदी की शादी उसी लड़के से करा दी जहां वो वह चाहती थी। शालू दीदी बहुत खुश थीं। शालू दीदी बहुत ही खुदगर्ज निकली। उन्होंने ऐसे लड़के को अपने माता पिता के लिए छोड़ा जो बहुत बिगड़ा हुआ था। पता नहीं शालू दीदी ने ऐसे लड़के को कैसे पसंद कर लिया। बच्चों को अपने माता पिता का प्यार क्यों नहीं दिखता, जो खुद भूखे रहते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं। शालू दीदी की जब विदाई हुई तो पिताजी ने कहा कि आज से तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुमने जिस लड़के के लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया, आज से वही तुम्हारा सब कुछ है। मर भी जाओ तो अपने मायके मत लौटना। सब रिश्तेदारों में यही बात हो रही है कि शालू ने अपनी मर्जी से शादी की है। तुम हमारी बहुत बदनामी करा चुकी हो। अब तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। पिताजी बहुत परेशान रहने लगे। दीदी शादी के 1 महीने बाद आकर पिताजी से माफी मांगने लगी और कहने लगी कि पिताजी, आप मुझे मारते पीटते किसी कमरे में बंद कर देते, लेकिन मेरी शादी उससे न कराते। उसने मुझे मारा पीटा और कहा कि जाओ अपने पिता से पैसे लेकर आओ, उससे मैं अपना कारोबार खोलूंगा। पिताजी ने परेशान होकर अपने बेटों से कहा कि शालू का जो हिस्सा है उसे दे दो। भाइयों ने शालू से कहा कि वह अपनी शक्ल भी कभी ना दिखाए। हमारे पास कौन सी जायदाद है, सिर्फ एक यही मकान है हमारे पास। हमारे पास कोई पैसे नहीं है जो हम तुम्हें दे दें। 2 दिन बाद शालू का पति झगड़े में मारा गया। शालू अपने पिता और भाई से कहने लगी
कि तुम्हारी बद्दुआ लगी है जो आज ऐसा हुआ है। मैंने दीदी से कहा, जब आपको मारता पीटता था तो आपको ख्याल नहीं आया। पिताजी की बिना मर्जी के आपने शादी कर ली। तब आपने नहीं सोचा कि पूरी उम्र आपको दिल से लगाकर पालन पोषण की आपकी परवरिश की, तो उनको दुख देकर आप कैसे सोच सकती हैं कि आप खुश रह सकती हैं। मेरी बात सुनकर मेरी दीदी रोने लगी। मेरे पिताजी रिटायर हो चुके थे और जो पैसे मिले वो भाई के कारोबार में लगा दिए और मेरी शादी के लिए रख दिए। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी। पिताजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था। मैं बहुत खुश थी। वो लड़का मुझे बहुत पसंद था, लेकिन वो लड़का मुझे पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो लड़का किसी दूसरी लड़की को पसंद करता है और उसी लड़की से शादी करना चाहता था। मुझे जब इस बात का पता चला तो मैंने अपने माँ बाप को बताया। माँ ने कहा, बेटा, शादी से पहले ज्यादातर लड़के किसी न किसी लड़की को पसंद करते हैं और जब शादी हो जाती है, पत्नी घर में आ जाती है, तो वह सब कुछ भूल जाते हैं। माँ की बातों से मुझे तसल्ली हुई और मुझे कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था कि क्या होगा अगर, क्योंकि मेरे होने वाले पति ने मुझसे पहले ही कहा था कि तुम शादी करना चाहती हो तो कर लो, यह तुम्हारा फैसला है, कल को मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं हर हाल में अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करूंगा। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम ही इस रिश्ते से इनकार कर दो। और मैं अपने पिताजी को कैसे दुख दे सकती थी, उनसे कैसे कह सकती थी कि मेरा होने वाला पति राहुल किसी और से प्रेम करता है। पिताजी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन पिताजी को हार्ट अटैक हो गया, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पिताजी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पिताजी अभी उठ जाएंगे। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ हो रही थी और चारों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे पिताजी अभी बाहर से आएंगे और मुझे आवाज लगाएंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। मैं दरवाजे पर बैठी रहती और पिताजी के आने का इंतजार करती रहती। माँ भी कहती कि बेटी, जो इस दुनिया से चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता। यह सुनकर मैं अपनी माँ के गले लगकर खूब रोती। राहुल की माँ ने पिताजी के गुजरने के बाद मेरा रिश्ता भी तोड़ दिया। मेरी माँ ने राहुल की माँ से कहा कि ऐसे रिश्ता न तोड़ो, लोग क्या कहेंगे कि रिश्ता क्यों टूटा है। मैं सबको क्या जवाब दूंगी, अब तो रितु के पिताजी भी नहीं रहे। राहुल की माता ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं अपने जवान बेटे को खोना नहीं चाहती, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जब मुझे पता चला कि राहुल की माँ रिश्ता तोड़कर चली गई हैं, तो मैंने माँ से कहा कि उन्हें पहले रिश्ता करते समय अपना बेटा क्यों याद नहीं आया और अब 2 साल बाद उनको ये याद आ रहा है कि बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। ताऊ जी ने भी सारी जमीन अपने नाम करा ली। बुआ ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वह हमारी बहनों की इज्जत खराब करती रही और सबने हमें अकेला छोड़ दिया था। जिसे जो करना था वह कर रहा था। समय बीतता गया। मैं एक कंपनी में नौकरी करने लगी, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और भैया के कारोबार में बहुत नुकसान हो रहा था। पिताजी के जाने के बाद अब माँ भी बहुत कमजोर हो गई थी और बीमार रहने लगी थी। शालू दीदी के भी रिश्ते आने लगे थे। उनके रिश्ते 2 बच्चों के बाप या फिर 1 बच्चे के बाप के ही आते थे। मेरी भी उम्र बीतती जा रही थी। हालात ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरे बड़े भैया के बच्चे हो गए थे और मेरे छोटे भैया ने भी अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। उसके जिस कंपनी में नौकरी लगी थी वह अपनी पत्नी को भी वहीं ले गया। उन दोनों को कोई परवाह नहीं थी कि बहनों की शादी भी करनी है और हम माँ बेटियां अकेली ही रह गई थी। मैं जब नौकरी के लिए जाती तो पिताजी की तस्वीर के आगे खूब रोती, उनको सारी बातें बताती। एक दिन मेरी बुआ का बेटा अपने दोस्तों के साथ मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था और मुझे धमकियां देने लगा कि मैंने उससे शादी नहीं की तो वह मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगा। मैं बहुत डर गई थी। मैं ये सब बातें घर में नहीं बता सकती थी। एक दिन मेरी दीदी का बहुत अच्छा रिश्ता आया और माँ ने हाँ कर दी। दीदी शादी करना नहीं चाहती थी। माँ ने दीदी को बहुत समझाया, मेरे बाद तुम क्या करोगी, अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। माँ ने शादी का दिन पक्का कर दिया। भगवान का कहना है कि इस बार दीदी का विवाह एक अच्छे लड़के से हो रहा है। भाभी को दीदी के विवाह का पता लगा तो उन्होंने कहा कि चलो अच्छा है, एक बोझ तो कम हुआ। यह सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा,
हम बोझ कैसे हो सकते हैं, हम तो अपना कमाकर खाते हैं। पिताजी ने जो पैसे मेरी शादी के लिए रखे थे वह भी भैया ने खर्च कर दिए, और मेरे मना करने पर भी माँ ने सारे पैसे भैया को दे दिए थे। और माँ ने जब भैया से दीदी की शादी के लिए पैसे मांगे तो भैया ने साफ साफ मना कर दिया और माँ चुपचाप अपने कमरे में आ गई। माँ कहती थी कि रिश्ते कभी नहीं बदलते, तो फिर अब क्यों बदल गए हैं। एक दिन मैं अपने काम पर से लौटकर घर आ रही थी तो कुछ लोगों ने मेरा अपहरण कर लिया और कुछ देर बाद मुझे मेरे घर के बाहर छोड़ दिया। मैं बहुत रोई। मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताया। माँ ने अपनी मौसी से कहकर मेरा रिश्ता करा दिया। मैंने कहा, माँ तुम तो सब जानती हो, फिर भी मेरा रिश्ता तय कर दिया। तो माँ ने कहा कि बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम इसके बारे में किसी को मत बताना, ये बुरा सपना समझकर भूल जाओ। मैं नहीं जानती थी कि यह सब मेरे साथ किसने किया है। वह लोग चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे। शादी से कुछ दिन पहले मैं अपनी सास के साथ अपनी शादी का जोड़ा खरीदने मार्केट गई थी तो अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं चक्कर खाकर गिर गई। मेरी सास मुझे हॉस्पिटल ले गई और डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर मेरी सास ने खूब तमाशा किया और रिश्ता तोड़कर चली गई। मुझे पता नहीं था कि यह जुल्म मेरे साथ किसने किया है, क्योंकि उस दिन उन सब लोगों ने अपना मुंह मास्क से ढक रखा था। मेरी सास ने मुझे बदनाम कर दिया था। सब लोग मुझे आवारा, बदचलन, चरित्रहीन होने के ताने देते। मैं बहुत परेशान हो गई और मैंने मरने की कोशिश की। फिर माँ ने मुझे समझाया कि समस्या से भागना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। भैया भी घर छोड़कर चले गए थे, वह दूसरी जगह रहने लगे थे। मैंने सोच लिया था मैं उन लोगों को सजा दिलवाएंगी जिन्होंने मेरे साथ यह सब किया है। पहले मुझे इस बच्चे को जन्म देना चाहिए, फिर मैं उनसे बदला लूंगी। अब वही लड़का हमारे घर पर आने लगा था जिसने कपड़े की दुकान खोली थी। वह बार बार घर आता, कभी कुछ सामान देने तो कभी कुछ लेने। मोहल्ले वालों को यह लगता है कि मैंने शादी कर ली है, और जब मेरी डिलीवरी का समय आया तो वह दुकान वाला लड़का भी हमारे साथ हॉस्पिटल आया। डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे का पिता कौन है, तो उस लड़के ने आगे बढ़कर कहा कि मैं हूँ। यह सुनकर हमारे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरी माँ उसे मारने पीटने लगी और गाली गलौज करने लगी। वह लड़का सब कुछ सुनता रहा। मेरी माँ ने उसके साथ मेरी शादी करा दी। जैसे ही मेरा बच्चा हुआ वह लड़का हम दोनों को अपने घर ले गया। मैं उसका मकान देखकर हैरान रह गई। उस घर में एक बूढ़ी औरत थी। जब मैं उस बूढ़ी औरत के पास गई तो वह मेरी कंपनी की मालकिन निकली। जैसे वह मुझसे मिलने आई, मैं एकदम से उससे दूर हो गई। मुझे खुद से भी नफरत होने लगी और मैंने सोच लिया कि मैं उनके बच्चे को देकर यहाँ से दूर चली जाऊंगी। ये लोग मेरे साथ ऐसा कैसे करके खुश रह सकते हैं। इन लोगों ने मुझे मेरे घर वालों की नजरों में ही गिरा दिया। मेरे पति का नाम कपिल था। कपिल मुझसे बहुत प्यार करता और उसकी दादी अपने पोते से बहुत प्यार करती। लेकिन सच तो ये था कि मैं अपने पति से बहुत नफरत करती थी। एक दिन मैंने कपिल से कहा कि मैं तुमसे डाइवोर्स लेना चाहती हूँ। मैं तुम जैसे घटिया आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। कपिल ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और पिछले 5 साल से मैं तुम्हें प्यार करता आ रहा हूँ। मैं गलत नहीं हूँ। तो मैंने उससे कहा कि तुम एक नाजायज बेटे हो। तुम जैसा आदमी मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। यह सुनकर कपिल को बहुत गुस्सा आया और कपिल मेरे गाल पर एक थप्पड़ मारकर कमरे से बाहर चला गया। ये सब बातें कपिल की माँ ने सुन ली और वह मेरे पास आई और कहा कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, उसने तो खुद तुम्हारी इज्जत बचाई है। ये लो तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट, इसमें तुम्हारे मुजरिम का नाम लिखा है। तुम्हें दुनिया के तानों से बचाया है। मेरे बेटे ने तुम्हारे नाजायज बेटे को अपना नाम दिया है। मेरा जायज बेटा होते हुए भी आज तक नाजायज सुनता आया है। मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। मैं बहुत मालदार घर से हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। वहाँ मुझे एक लड़के से प्यार हो गया। उस लड़के ने मुझे बहुत समझाया पर मैं नहीं मानी। मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। मेरे कहने पर वह लड़का अपनी माँ के साथ मेरे घर पर आया और मेरे पिताजी ने उसका बहुत अपमान किया और इनकार कर दिया। पर मैं अपनी जिद पर अड़ी रही और अपने परिवार को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भागकर शादी कर ली और हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे थे। हमें साथ रहते रहते काफी समय बीत गया था।
उधर मेरे मायके वाले हमें पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। एक दिन अचानक मेरे परिवार ने हमें देख लिया और मेरे पति को पकड़कर मारने लगे और मेरी आंखों के सामने मेरे पति को इतना मारा कि वह वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। एक पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। मैं पेट से थी। मेरे परिवार वाले मेरे बच्चे को भी मारने वाले थे। मैंने अपने बेटे को अपनी सहेली के पास छोड़ दिया। मौसी के पास रहता था। मैं छुपते छुपाते अपने बेटे से मिलने जाती थी। समय बीतता गया और मेरा बेटा 15 साल का हो गया। एक दिन मेरी सहेली भी मर गई। फिर मेरे बेटे को सारी सच्चाई पता चल गई। यह सब सुनकर वह कहीं चला गया और मैं उसे इधर उधर ढूंढती रही और मैं उसे इधर उधर ढूंढती फिरती। 6 साल के बाद जब तुम मेरी कंपनी में जॉब करने आई तो कपिल तुम्हारे पीछे आता था। वो मुझे देखकर वहां से चला गया। मेरा बेटा तुम्हारी वजह से मुझे मिला है। जिस दिन तुम्हारा अपहरण हुआ था उस दिन उसे पता चल गया था। वो भाग भाग कर मेरे पास आया और मुझसे मदद मांगने लगा। कपिल ने उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ा, उनको सजा दे दी। तुम्हारा मुजरिम कोई और नहीं, तुम्हारी बुआ का बेटा था। अपनी सास के मुंह से सारी सच्चाई सुनकर मैं उनसे माफी मांगने लगी और उनके पैरों में बैठकर गिड़गिड़ाने लगी कि वो मुझे माफ कर दे। मेरी सास तो बहुत अच्छी औरत थी। उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी मुझे अपने घर की बहू बनाया। फिर जब शाम को कपिल घर वापस आया तो मैंने कपिल से माफी मांगी और कपिल ने मुझे माफ कर दिया। आज मैं अपने बेटे के साथ और कपिल के साथ अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। हम लोग एक साथ बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।